नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अरविंद और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिथिलेश झा जी हैं। आज कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने अपने केंद्रीय स्तर पर और जितने राज्य स्तर पर है काफ़ी प्रभारियों का हेर फेर किया है, फेरबदल किया है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन राज्यों में, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ से जुड़ा माने जितने भी प्रभारी हैं उनको बदल दिया गया है। तो पहले तो बताएं कि किन किन राज्यों में क्या क्या फेरबदल किया गया है। ये तो अरविंद, मैं पहले प्रभात खबर के पाठकों को बता देता हूँ कि किन राज्यों में क्या फेरबदल हुआ है ना। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक रिलीज जारी किया गया है। केसी वेणुगोपाल के लेटर पैड से इशू हुआ है ये, और इसमें कहा गया है कि सांगठनिक फेरबदल बड़े पैमाने पे किया गया है। तो उसमें आप देखेंगे कि जनरल सेक्रेटरी जो है पार्टी के, उनको कई राज्यों का प्रभार दिया गया है और उनसे कहीं से लिया भी गया है। तो मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है। सबसे बड़े चौंकाने वाली चीज़ जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो गांधी परिवार की इस वक्त मानी जाती हैं कि सबसे बेहतरीन नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, उनसे यूपी का प्रभार वापस ले लिया गया है और वो विदाउट एनी असाइंड पोर्टफोलियो हैं। तो हालांकि इनको बाद में क्या जिम्मेवारी दी जाएगी ये अलग बात है, बट इस लिस्ट के हिसाब से बहुत बड़ी खबर ये है कि प्रियंका गांधी के पास इस वक्त कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ठीक है। जितेंद्र सिंह को सौंपा गया असम का और एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। दीपक बाबरिया हैं, उनको दिल्ली का प्रभार सौंपा गया है और हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार वो उनको दिया गया है। सचिन पायलट जो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अविनाश पांडे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे वो ग्राउंड लेवल पे, उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया गया है। मतलब प्रियंका गांधी को हटा के अविनाश पांडे को वहाँ पे बनाया गया प्रभारी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा इनका जो है पदोन्नति कहेंगे अविनाश पांडे के लिए। ये कुमारी शैलजा अब तक छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, अब वो उत्तराखंड की प्रभारी हो गई है। इसमें भी कहा जा सकता है कि शैलजा को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, तो इन्हीं के प्रभारी रहते हुए ये हार कांग्रेस को मिली है। कहीं उसके बाद से ये जो फैसला लिया गया है, हमको नहीं, लगता है हार और जीत तो हो चुकी है। अब उसके बाद क्या फैसला होना था। उत्तराखंड में अभी तुरंत चुनाव भी नहीं होना है कि वहाँ पे उनका उपयोगिता साबित होगी या नहीं होगी। तो कुल मिला के है कि इनको चेंज करना था, चेंज हो गया है। कुमारी शैलजा के खिलाफ मैं बताऊं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, तो इसके चलते भी हो सकता है कि उनको वहां से हटा के उत्तराखंड भेज दिया गया हो। बाय द वे, जीए मीर साहब हैं, गुलाम अहमद मीर, इनको झारखंड का प्रभार सौंपा गया है। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आते हैं और उनको झारखंड की जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ उनको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो ये देखना होगा कि वो यहाँ से आके किस तरह से पार्टी संगठन को आगे बढ़ाएंगे। दीपा दास मुंशी एकमात्र महिला नेता हैं जिनको किसी राज्य का प्रभारी बनाया गया है। दीपा दास मुंशी, आपको याद होगा प्रियरंजन दास मुंशी जो बंगाल के बहुत बड़े नेता थे, उनकी पत्नी हैं ये। और इनको केरला, लक्षद्वीप का प्रभारी बनाया गया है और तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी ये 3 राज्य देखेंगी। लक्षद्वीप वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, तो केरल और तेलंगाना का प्रभार इनके जिम्मे है। जयराम रमेश को कम्युनिकेशन का प्रभारी बना दिया गया और केसी वेणुगोपाल ये संगठन के प्रभारी बनाए गए हैं। इनके अलावा जो चीज़ें आती हैं, रमेश चेन्नीथला हैं, उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। बिहार के प्रभारी अब मोहन प्रकाश होंगे। और ये चिल्ला कुमार हैं, चिल्ला कुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य उनको का प्रभार उनको दिया गया है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर अजय कुमार, उनको उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है और तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भरत सिंह सोलंकी को जम्मू और कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। राजीव शुक्ला बड़े नेता हैं, इनकी पैठ बहुत रहती है बीसीसीआई में, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के, देवेंद्र यादव को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। मानिक राव ठाकरे गोवा, दमन और दीव
और दादरा एवं नगर हवेली के प्रभारी बनाए गए हैं। गिरीश चोडानकर हैं, इनको त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड का प्रभार दिया गया है। मनिकम टैगोर ये आंध्र प्रदेश के साथ अंडमान और निकोबार के प्रभारी होंगे। और श्री गुरदीप सिंह सप्पल हैं, ये प्रशासनिक प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये है कुल मिला के आपका के जो प्रभारी हैं, राज्यों के प्रभारी जो बनाए गए हैं, बिल्कुल वो पूरा डिटेल ये था जो फेरबदल हुआ है इसमें। तो ये कल CWC की जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें काफ़ी लंबी बातचीत हुई। जितने भी पार्टी के बड़े नेता थे वो तीनों राज्य, खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से करारी हार हुई है कांग्रेस की, तो उसको लेकर लंबी बैठक हुई, काफ़ी मंथन भी किया गया। उसके बाद से आज ये फैसला लिया गया है और तमाम राज्यों से जो प्रभारी हटाए गए उनके फेरबदल किए गए। हमको लगता है ये हार से जुड़ा मसला है। हाँ देखिए अरविंद, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। जीतने के बाद भी लोग उत्साह मनाते हैं और जो हारते हैं वो मंथन करते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ एक चुनाव हारे हैं, 5 साल के बाद फिर वहाँ चुनाव होंगे, तो आप कि इस बार की रणनीति में क्या कमी रह गई वो आपको जांचने के लिए बैठक बहुत ज़रूरी होती है। तो आत्ममंथन करती हैं पार्टियां और उसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। पार्टी के अंदर चुनाव के पहले क्या गलती हुई, चुनाव के दौरान कौन सी गलतियां हुई, चुनाव के बाद कौन सी गलतियां हुई, या जो कुछ भी होता है वो सारा मंथन करने के बाद पार्टियां बहुत सी चीज़ें बदलती हैं अपनी रणनीति। और वैसे में क्या होता है कि जब आप जीतते हैं तब तो सारा श्रेय सारे लोगों को मिलता है, पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर प्रभारी को और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और बाकी सारे नेताओं को। लेकिन जब हारते हैं तो कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता है। वैसे में क्या होता है कि किसी न किसी के सर ठिकरा फोड़ना है, तो जो नीचे के नेता होते हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष पर ठिकरा फोड़ते हैं। कुछ नेता जो प्रदेश अध्यक्ष के दाएं बाएं होते हैं वो प्रभारी पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। और प्रभारी आखिर क्या करेगा, वो चूँकि किसी और स्टेट से, अभी मान लीजिए मीर साहब आएंगे जम्मू कश्मीर से यहाँ पे, और कोई किसी जीत हार के लिए अगर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वो कश्मीर से यहाँ आके पूरा ग्राउंड लेवल पे वो सिर्फ दिशा निर्देश ही दे सकते हैं। हाँ, और ठीक पार्टी की गुटबाजी को कम करना, दूर करना उनकी जिम्मेवारी होती है किसी भी प्रभारी की। पार्टी की गुटबाजी को दूर करें, रणनीति ऐसी बनाए कि पार्टी एक्सेल करे वहाँ पे। और अगर पार्टी लूज करती है तो फिर बहुत सारे लूपहोल्स गिना के चीज़ों को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। और 3 राज्य में, 5 राज्य के चुनाव में 3 राज्य में पूरी बुरी तरह से हारी है कांग्रेस, जबकि उसको उम्मीद थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो जीत ही रही है, मध्य प्रदेश भी उसको जीतने की उम्मीद थी। हाँ, लेकिन सारी जगहों पे उसको बहुत बुरी हार मिली। तेलंगाना में कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ जीत गई। हाँ बिल्कुल, ये 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ काफ़ी फेरबदल देखने को मिला। कभी कोई सोच नहीं पाया था कि मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह, जो कि कदावर नेता हैं और उनके नेतृत्व में कहा जाए तो ये चुनाव बीजेपी वहाँ जीती है और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को वहाँ जीत मिली है। 163 सीट, 163 सीट। बिल्कुल, उसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें, उसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत काफ़ी दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार हर 5 साल में वहाँ चेंजिंग होता रहा है, लेकिन इस बार उनका कहना था कि इस बार मेरी जादूगरी चलेगी, लेकिन उनकी कोई जादू नहीं चल पाई। बिल्कुल, तो हम बात करेंगे मिथिलेश भैया कि जिस तरह से ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इसको सेमीफाइनल बोला जा रहा था लोकसभा चुनाव का। अब आगे लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसको लेकर बीजेपी आक्रामक तरीके से अपना तैयारी मतलब लगभग शुरू कर चुकी है और बैठक पर बैठक चालू है। और पीएम मोदी से लेकर जितने भी दिग्गज नेता हैं वो फील्ड में अभी से उतर चुके हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी, हमको लगता है ये फेरबदल जो है, प्रभारियों का जो चेंजिंग किया गया है, हमको लगता है उसी को ध्यान में रख कर किया गया है कि अगला तो अब लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, अगला लोकसभा चुनाव ही नहीं है बल्कि अगले साल उड़ीसा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद फिर झारखंड, हरियाणा समेत, हरियाणा इन दोनों राज्यों के भी चुनाव होने हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही ये सारा फेरबदल हुआ है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और विधानसभा के चुनाव, इनफैक्ट जब झारखंड विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो अचानक से कांग्रेस के जो प्रभारी थे उस समय RPN सिंह, उन्होंने ही पाला बदल लिया था, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये ना हो कि अविनाश पांडे भी यहाँ रहते रहते कहीं
अंत समय में बदल ना जाए, तो उसके चलते भी हो सकता है पार्टी ने ये रणनीति अपनाई हो कि ऐसे समय में बदल दो कि बाद में फिर कोई गुंजाइश ऐसी ना रहे कि हमारा कुछ पार्टी का कुछ बिगड़े। तो ये प्रभारियों का जो फेरबदल है, इससे कितना बेनिफिट आप देखते हैं आगे चल के? कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला, क्या संभावना लगता है आपको? कोई भी पार्टी जब अपने संगठन में फेरबदल करती है तो यही सोच के करती है कि उसको फायदा मिलेगा। एक चीज़ है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो अभी हैं अपने झारखंड के, राजेश ठाकुर जी, वो बार बार कहते हैं कि भाई अविनाश पांडे ने ज़मीनी स्तर पे बहुत काम किया है। मतलब काफ़ी अरसे के बाद सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए, पंचायत स्तर तक वो काम हुआ है। और आज ही मैं देख रहा था कि उनकी अनुमति से 17 प्रवक्ताओं की नियुक्ति को फाइनलाइज आज कर दिया गया, और उसके बाद उनके ट्रांसफ़र का या उनके यहाँ से उत्तर प्रदेश भेजे जाने की खबर आई। तो कुल मिला के ये है कि संगठन में जो पद खाली पड़े हुए रहते थे, जो जिम्मेवारियां लोगों को नहीं दी गई होती थी या जिम्मेवारियों का बंटवारा नहीं होता था, कई जगह होता था कि एक आदमी जो बना है वो बना है, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने, आए थे हमारे यहाँ प्रभात खबर के संवाद में, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई पूरे के पूरे हर पंचायत में हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। तो वो लगे हुए थे और इस चीज़ पे उन्होंने काम किया। बट अब क्या है कि एक काम जो वो करके गए उस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अब मीर साहब की होगी। तो ये देखना है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में आप भौगोलिक समानता देखेंगे, भौगोलिक समानता इन द सेंस के जंगल है, पहाड़ है, ज़मीन है, हर तरह की भौगोलिक स्थिति है। तो जैसी वहाँ है यहाँ भी वैसी ही स्थिति है, तो उनको उस हिसाब से वो कैसे समझ पाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ जो है वो नहीं है कि यहाँ एक जो आदिवासी का जो सेंटिमेंट है, आदिवासियों के जो इश्यूज़ हैं, वो इशू वहाँ पे क्या हैं, वो दोनों इनको हो सकता है थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन झारखंड और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ करीब करीब बराबर हैं, क्योंकि वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, यहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियों पे हावी रहती हैं। अभी कुछ दिन बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी कांग्रेस का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह नहीं पाता है, चाहे आरजेडी हो या जो भी हो, क्षेत्रीय दलों के साथ मिल के उनको चलना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और इस यहाँ पे की स्थिति में ज़मीनी जो राजनीति का जो ज़मीन है वो बहुत अंतर वाला है, तो देखना पड़ेगा कि वो यहाँ आके कितना क्या कर पाते हैं। लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों की तैयारियों के मद्देनजर ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसका फ़ायदा कांग्रेस को कितना मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, तो हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए कि मीर साहब आएँ और यहाँ वहाँ आने के बाद वो क्या बताते हैं। अच्छा, मीर साहब को पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेवारी दी गई है, 2 राज्यों की। हाँ, तो ममता बनर्जी का वो स्टेट है, और ममता बनर्जी सत्ता में कैसे आई थी? कांग्रेस पहले तो बीजेपी के साथ चली थी, तो कई सांसद उनके बने। बाद में जब विधानसभा के चुनाव में जब बीजेपी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, कांग्रेस के साथ उनकी सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को किनारे किया और अब वो अकेले लगातार सत्ता चला रही हैं। लेकिन तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन जो बना है बीजेपी या एनडीए के अगेंस्ट में, जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव होना है उसको ध्यान में रख के इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें वो सपोर्टर में है, वो कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके सहयोगी के रूप में ममता बनर्जी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, रह गया था, जो आपने अच्छा किया उठा लिया कि INDIA की बैठक में अब एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि INDIA आपने बनाया तो बड़ी जोर शोर से पूरे दमखम के साथ, लेकिन उस INDIA मैं कहता हूँ, इंडिया नहीं कहता, बिकॉज वो हर आई के बाद डॉट लगाते हैं, एन के बाद डॉट लगाते हैं, तो INDIA ही मैं कहूँगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस से, सॉरी, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो इस अलायंस में जितनी बार बैठक होती है हर बार कोई ना कोई नेता नाराज़ होकर जाता है। कभी CPM ममता बनर्जी को के ऊपर निशाना साधती है, कभी ममता बनर्जी किसी पे निशाना साधती हैं। अभी नीतीश जी, लालू जी नाराज़ होकर चले गए थे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए और इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी का जो एक अड़ियल रवैया कहते हैं ना, कि हर बार ये माना देखा जाता है, सुना जाता है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अब उसकी ज़मीन जो है बहुत हद तक खिसक चुकी है, और उसके चलते बाकी पार्टियां नाराज़ हो रही हैं। तो वो ज़्यादा हिस्सेदारी मांगती है और कांग्रेस अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब वो अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है
तो फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। एट लास्ट हमको लगता है कि जैसे विधानसभा में मध्य प्रदेश में जेडीयू ने कुछ सीटें मांगी, कांग्रेस ने सीधे नकार दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में और पंजाब में तो हम कुछ नहीं देने वाले हैं, और कांग्रेस कह रही है हम कुछ नहीं देने वाले हैं। तो जो मतलब एक साथ बैठ तो जाते हैं ये लोग, लेकिन उस चीज़ को मटेरियलाइज नहीं कर पाते हैं। और हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले पता नहीं लोकसभा चुनाव में भी ये लोग इसी तरह होकर लड़ पाएंगे कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि INDIA के बैठक के तुरंत बाद ये आया है। आप ध्यान दीजिए, अभी 2-3 दिन पहले ही INDIA की भी बैठक हुई थी जिसमें कई दलों की नाराजगी सामने आई। उसके बाद जो ये हुआ है, तो ये एक तरह से हमको ऐसा लग रहा है कि ये संकेत है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अकेला चलो रे अपना सकती है, जैसा वो पहले भी हुआ है। बिल्कुल। केजरीवाल भी संकेत दे चुके थे, और देखा जाए तो एक दिन पहले, बैठक से पहले 19 तारीख को ये बैठक हुई थी INDIA का। उस बैठक से पहले ही केजरीवाल ये बोल चुके थे कि हमको तो पंजाब में 13 का 13 सीट चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए कि वो भी अकेले चलने की मूड में है, और वो पूरे तमाम विपक्षी दल को भी निशाना उन्होंने साधा था, और उन्होंने कहा था कि सब मिल के PM मोदी के पास में मेरे खिलाफ में शिकायत करने के लिए गए हुए थे। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा और राजनीति होने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। ये कांग्रेस में जो फेरबदल है, ये भी देखने वाली बात है कि इस फेरबदल का कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिल पाता है। और बीजेपी भी बहुत काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाई हुई है। आज जो बैठक उनकी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। और बीजेपी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अभी, उसको लेकर वो अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी, उसको स्टैंड लेकर चलेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। अरविंद, ये चुनावी मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 के दशक से चुनावी मुद्दा रहा है। अब तो ये मुद्दा ख़त्म होने जा रहा है। अब तक ये था कि राम हैं या नहीं, उनके अस्तित्व पे सवाल उठता था। मंदिर के लिए वो जगह थी या नहीं, इस पे सवाल उठता था। लेकिन अब ये तय हो गया है कि मंदिर वहाँ बन रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मोदी जी ने जब फैसला आया था कोर्ट का, तो मोदी जी ने उस पर कहा था कि 24 के पहले भव्य राम मंदिर बना के देंगे। राम मंदिर बन रहा है। और एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि मोदी जी, बीजेपी के, इनफैक्ट मैं मोदी जी नहीं कहूँगा, बीजेपी के जो मुद्दे थे, वो लगभग सारे मुद्दे जो उसने देश से वादे किए थे उसको करीब करीब पूरा कर दिया है। राम मंदिर ऐसा लग रहा था कि ये अनंत काल तक चलने वाला एक मुद्दा है, जो 350 साल से नहीं सुलझा, उसको कौन सुलझा देगा। लेकिन हमारे जुडिशरी की ये व्यवस्था थी, खूबसूरती है, उसकी ताकत है कि उसने उस मामले को हल किया। वहाँ मंदिर बन रहा है, बगल में एक मस्जिद भी, आलीशान मस्जिद भी बन रही है। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती कि न कोई जीता है न कोई हारा है। मंदिर भी, राम भी वहीं रहेंगे, रहीम भी वहीं रहेंगे, मंदिर मस्जिद अगल बगल बनेगा। 370 हटाने की बात बीजेपी करती थी, वो भी ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब मैक्सिमम जो मुद्दे थे बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद के जो मुद्दे थे कि आप उन्हें वादा किया कब पूरा करेंगे, तो उसने एक एक करके वादे पूरे कर दिए। अब 370 खत्म ही है, राम मंदिर का मुद्दा खत्म ही है। अब समान नागरिक संहिता की बात आ रही है, उस पर भी पार्टी आगे बढ़ ही रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो ये देखना है कि समान नागरिक संहिता कब लागू हो पाती है, और अगर हो जाए तो देश में बिल्कुल सही है। हमारा लोकतंत्र जो है उसमें ये कानून कहता है कि एक कानून हर किसी पे, वो चाहे अदना आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, उस पे समान रूप से लागू होता है। तो एक ही कानून होना भी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का समर्थन करता हूँ बिल्कुल कि एक कानून होना चाहिए। तो लोकसभा में इस बार विधेयक भी लाया गया था, और उसको दोनों सदन से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव जिस तरह से करीब आता जा रहा है, उस तरह से राजनीतिक पार्टियों का अपना ये जो फील्ड है वो तैयार होता जा रहा है, ज़मीन तैयार होता जा रहा है। तो इसी तरह हम आप लोगों को लगातार हम लोग प्रयास करेंगे कि न्यूज़ से आप लोगों को जोड़ के रखें, और लोकसभा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है आप हमारे वेबसाइट पर भी आकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडियम के माध्यम से भी आप न्यूज़ देख सकते हैं। तो आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।